Hey friends, welcome back to the channel. If it is your first time visiting here, my name is Zirak and I'm a final year MBBS student from Lahore, Pakistan. In this video, we will talk all about MDCAT, latest changes in its pattern, how to prepare for it, and some tips and tricks which I have used myself and I have seen people using over the course of years that help them secure an admission in a government medical college in Lahore or anywhere in Punjab. As always, everything will be timestamped in the description if you want to skip to a specific part. Anyways, let's get started. Okay, so let's talk about the general changes in MDCAT pattern. MDCAT is conducted by PMC this year, which is Pakistan Medical and Dental Commission. It is a new regulatory body that came into existence this year. इससे पहले PMDC होती थी, लेकिन फिर भी MDCAT UHS कंडक्ट करती थी. जो फर्स्ट चेंज उन्होंने किया है वो ये है कि जो MDCAT है वो इस दफ़ा CBT है, विच इज़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट. उससे पहले ऑन पेपर टेस्ट होता था. ये एक न्यू है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन पूरी दुनिया में ये न्यू नहीं है. USA UK हर जगह जो MCAT होता है वो कंप्यूटर बेस्ड ही होता है. सेकंड चेंज इन्होंने ये किया है कि इस दफ़ा इन्होंने जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस ऐड किए हैं. जनरल नॉलेज या क्रिटिकल रीजनिंग इसको कहते हैं, और ये वाकई USA UK हर जगह पर पहले से ही इंक्लूडेड होते थे MCAT में, लेकिन यहाँ पर नहीं होते थे, जो कि इन्होंने इस दफ़ा इंक्लूड किए हैं. थर्ड चेंज ये कि PMC के बारे में हमें थोड़ा जानना पड़ेगा कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क कर रही है पाकिस्तान में, ताकि हमारा थोड़ा डर ख़त्म हो. क्योंकि जब भी कोई न्यू रेगुलेटरी बॉडी आती है हम थोड़ा वरीड होते हैं कि इनका एग्ज़ाम किस तरह होगा, एग्ज़ाम पैटर्न किस तरह होगा. और जब एक न्यू रेगुलेटरी बॉडी आके एकदम से CBT टेस्ट ले आपका, तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट ना एंजाइटी बड़ी सम हो जाते हैं और उनका जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है. सो मेरा पॉइंट भी इस वीडियो को बनाने का यही है कि मैं आपको थोड़ा फेमिलियराइज़ करूँ PMC से कि वो किस प्रिंसिपल पे एग्ज़ाम्स कंडक्ट करेंगे इन फ्यूचर, जिससे आपकी एंजाइटी ख़त्म हो जाए और आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर सकें. सो USA में एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका नाम है AAMC, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन मेडिकल कॉलेजेस. वो बॉडी जो सी है वहाँ पर MCAT कंडक्ट करती है, और वही बॉडी वहाँ पर फ्यूचर में MBBS के बाद उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको जॉब्स भी प्रोवाइड करती है. सो पाकिस्तान में भी ये जो प्रिंसिपल है, ये जो सिस्टम है, इसको ना लाने की कोशिश की जा रही है. इसकी वजह से वो NLE की एग्ज़ाम है वो भी डॉक्टर्स के लिए इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, और वो भी PMC के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं. सो ये काफ़ी ज़्यादा ना उनके सिस्टम को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं. अब मुझे ऑलरेडी पता है कि AAMC में MCAT किस तरह कंडक्ट होता है, उनका किस तरह का सिस्टम है, तो मैं उसको मद्देनज़र रखते हुए थोड़ी सी टिप्स आपसे शेयर करूँगा. सो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के डिफरेंट एडवांटेजेस एज़ कम्पेयर टू पेपर बेस्ड एग्ज़ाम. इसमें अभी काफ़ी ज़्यादा जो पर्सनल एरर होता है, काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं बबल्स गलत ऑर्डर में फिल कर देते हैं, वो काफ़ी कम हो जाते हैं. दूसरा इसके ड्रॉबैक्स ये हैं कि आपको ना पेपर पे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होती है. जब आप फर्स्ट टाइम कंप्यूटर बेस्ड देखते हैं आप काफ़ी ज़्यादा ना एंग्जाइटी आपको होती है कि ये किस तरह हो रहा है. और जो MCAT है वो आपको बेसिकली पता है कि काफ़ी ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस का भी एग्ज़ाम है, आपको कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा होना चाहिए इसके अंदर. सो ये थोड़ी जनरल बातें थी PMC के बारे में और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम के बारे में इस दफ़ा. बाकी जो उनसे एग्ज़ाम के क्वेश्चन आपको पता है कि किस पार्ट में से कितने क्वेश्चन आने हैं, और आपने प्रिपेयर भी उसको बुक से करना है. अब हम बात करते हैं थोड़ा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर MDCAT एग्जाम. सो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर MDCAT यू हैव टू कंसिडर सर्टेन पॉइंट्स विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू. फर्स्ट ये कि MDCAT में आपने ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट रिव्यू करना है. आपने जो FSC में हम क्रैमिंग करते हुए आ रहे होते हैं, सारा कुछ बुक टू वर्ड आपने याद करना होता है, आपने बिल्कुल ऐसा नहीं करना. आपने सिर्फ कंटेंट रिव्यू करना है. एंड कंटेंट रिव्यू मीन्स के काफ़ी ज़्यादा जो सिलेबस है वो आप एक दिन में कवर करें उसको, और आप ना ये इस पर रिलाई बिल्कुल ना करें कि जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो बुक की लाइन्स ही होंगी. बायोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा बुक की लाइन्स होती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो वो चेंज करेंगे, जो क्रिटिकल रीजनिंग इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और 20% क्वेश्चंस हर पोर्शन में डिफ़िकल्ट होंगे. और वो डिफ़िकल्टी यही होती है कि उसमें ना उन्होंने बुक की लाइन्स नहीं दी होती, बल्कि क्वेश्चन सेम होता है, बस वर्डिंग चेंज की होती है. लाइक आई रिमेंबर के जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो पार्किंसनिज़म एक डिजीज़ है, उसकी उन्होंने जो डेफिनेशन दी हुई थी ना वो FSC की बुक से नहीं थी बल्कि MBBS की बुक से थी. एंड तब मैंने तो वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया था, लेकिन जब मैं MBBS में आया और मैंने वो पार्किंसनिज़म पढ़ा MBBS में, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एग्जैक्ट वो डेफिनेशन आई हुई थी MCAT में. और जब मैंने एक दफ़ा इसको टैली किया, मैंने पास पेपर देखे तो वो वाकई मिलती जुलती एग्जैक्ट डेफिनेशन थी. सो इस तरह वो आपके साथ कर सकते हैं. आपने जो 20% आपको बायोलॉजी में टफ क्वेश्चन आएंगे, आपने बिल्कुल रिलाई नहीं करना कि वो बुक की लाइन नहीं होगी, वो आपके लिए बिल्कुल न्यू होंगे, लेकिन आपने अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखने. आपको पता होना चाहिए कि पार्किंसनिज़म में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं. आपने ये याद नहीं रखना कि एग्जैक्ट बुक की लाइन ये वाली थी तो एग्जैक्ट यही होगा, इससे आपने बिल्कुल नहीं करना. आपने बस सिम्टम्स वर्ड टू वर्ड याद रखने. आपको पता होना चाहिए कि डिमेंशिया मोस्टली कॉमन जो होता है अल्जाइमर में होता है, पार्किंसनिज़म में नहीं होता. आपको पता होना चाहिए कि ECG का PR इंटरवल में 0.2 सेकंड का टाइम होता है. आपको पता होना चाहिए ए ग्रेनुलोसाइटोसिस कौन से सेल्स होते हैं. आपको ये सारा मतलब पता होना चाहिए. आपको पता होना चाहिए कि ऑप्थेल्मोपैथी ग्रेव डिजीज़ में होती है, मिक्सडीमा जो सा होता है, क्रिटिनिज़म
जो होता है वो थायराइड हार्मोन कम होता है इन बच्चों के अंदर होता है, एडल्ट्स में नहीं होता। इस तरह के जो की पॉइंट्स होते हैं ना, वो आपको की पॉइंट्स आपको माइंड में होनी चाहिए। आपको एग्जैक्ट बुक की लाइन नहीं याद होनी चाहिए कि ये 3 लाइनें लिखी हुई है क्रिएटिनिज्म के ऊपर, तो आपको 3 लाइन पूरी याद होनी चाहिए आपको, बल्कि एग्जैक्ट पता होना चाहिए बस क्रिएटिनिज्म होता क्या है। वो आपको कोई भी सिनेरियो बता सकते हैं, आपको क्वेश्चन दे सकते हैं, उसमें वो बताएंगे कि एक बच्चा है, 10 साल का बच्चा है, उसके अंदर ये सिम्टम्स हैं, वो उसको काफ़ी ज़्यादा एडीमा हुआ है, तो ये कौन सी डिजीज़ हो सकती है। वो बुक की लाइन बिल्कुल नहीं होगी, तो आपका जो नॉलेज होगा प्रीवियस के, अच्छा क्रिएटिनिज्म हाइपोथायराइडिज्म होता है इन चिल्ड्रन, तो अब ये सिम्टम जो है मुझे हाइपोथायराइडिज्म की लग रही है, और ये बच्चा भी है, इसकी एज भी कम है, ये एडल्ट नहीं है, तो ये क्रिएटिनिज्म हो सकता है। इस तरह के काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे एग्जाम के अंदर आई सपोज, तो आपने ना इनको माइंड में रखना है बिल्कुल। इस आपने ना ये सोच के प्रिपरेशन करनी है कि इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं। सेकंड ये है कि आपने जो प्रिपरेशन करनी है वो आपने सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स रीड करनी है। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो MCAT ट्री आता है तो डिफरेंट अकेडमी की बुक्स ले लेते हैं, उस अकेडमी की जितनी ज़्यादा वो बुक्स खरीद सकते हैं वो सारी खरीद लेते हैं, लेकिन उनसे बाद में पढ़ी बिल्कुल नहीं जाती। तो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आप ट्राई करेंगे सिर्फ आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स पढ़नी है, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक की जो नॉलेज होगी आपको बस वही रिक्वायर्ड है। उसके एडिशनल जो चीज़ें हैं ना वो आपकी एग्ज़ाम डे पे ही जज होंगी, वो आपके नॉलेज की एप्लीकेशन जज हो रही है, वो बेसिकली आपका नॉलेज नहीं जज हो रहा था, आपकी एप्लीकेशन जज हो रही होती है। और यहाँ पर मतलब पाकिस्तान में थोड़ा सिस्टम है कि एप्लीकेशन के हमारी जजमेंट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस जो FSC का सिस्टम ये होता है कि आपने जो बुक में लिखा पढ़ा होता है आपने वही एग्जाम में वर्ड टू वर्ड लिखना होता है, आपको मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस आउट ऑफ द ब्लू जो क्वेश्चन होते हैं जो आपने कभी देखे नहीं होते, उस तरह के हमारे इतने ज़्यादा यहाँ पर FSC में आते नहीं हैं, लेकिन MCAT में आते हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स फिर इसमें लैग कर रहे होते हैं क्योंकि उनकी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं हुई होती। सो आपने ट्राई करना है कि आपने सिर्फ जो FSC की बुक्स है आपने उनको अच्छी तरह पढ़ना है, तो वो आपकी फिंगर टिप पे हो। अब किसी भी स्टूडेंट से पूछेंगे जिसने MCAT क्लियर किया, जिसका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन है, वो सब यही कहते हैं कि आपको सिर्फ अपनी टेक्स्ट बुक्स आनी चाहिए। सो आपने सिर्फ टेक्स्ट बुक्स पे फोकस करना है। नाउ द थर्ड थिंग कि आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। FSC में आपने सारी बुक्स पढ़ ली, आपके पास एक कंटेंट आ गया कि ये सारा नॉलेज है जिसमें से आपका टेस्ट होना है। MCAT में आके आपने कंटेंट रिव्यू भी कर लिया, अब आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब 2-10 क्वेश्चंस होंगे आपके एग्जाम डे में, आप ट्राई करेंगे 2-10 क्वेश्चंस इन वन सिटिंग लाजमी सॉल्व करें, इससे आपके ना रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में ऐसा होता है कि आपकी ना इतनी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस नहीं होती, और आपको ये पता होना चाहिए कि 2-10 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन की वर्ड एक जैसी है। सो आपका जो ब्रेन है वो 2-10 क्वेश्चन के लिए सेम एक्टिव होना चाहिए, और विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये नॉर्मल बात है। दुनिया में जो भी एग्जाम्स होते हैं मोस्टली उनमें ना 60 क्वेश्चन के बाद ब्रेक होती है, फिर आपको थोड़ा माइंड को रिफ्रेश करने का टाइम मिल जाता है, कुछ लोग स्नैक्स ले लेते हैं बीच में, लेकिन यहाँ पर इकट्ठे एग्जाम्स हो रहे होते हैं और कोई इतना अच्छा गाइड नहीं करता कि आपने एग्जाम्स को अटैम्प्ट किस तरह करना, और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो आप ये ट्राई करेंगे, आप ना जब 2-10 क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे ना डेली, लाइक अब आई थिंक 1 मंथ या 1.5 मंथ रह गया MCAT में, सो आप डेली ना 2-10 क्वेश्चंस लाजमी सॉल्व करें। जब आप 2-10 क्वेश्चंस लाजमी सॉल्व करेंगे ना तो आपके एक रिफ्लेक्सेस बन जाएंगे, आप एक स्टेमिना डेवलप हो जाएगा कि आप 2-10 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं विद बेस्ट ऑफ योर कैपेबिलिटीज़, जो कि काफ़ी स्टूडेंट नहीं करते और वो बाद में काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं। द फोर्थ थिंग इज़ यू हैव टू बिल्ड अप योर रिफ्लेक्सेस एंड योर नर्व्स। ये आपने बहुत ज़्यादा टीचर्स सुना होगा कि वो कहते हैं कि जिन बच्चों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है उनकी स्ट्रॉन्ग नर्व्स होती हैं, उनके रिफ्लेक्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। जब मैं इस फेज़ में था तब मुझे भी सुनने को मिलता था, बट कोई इसको एक्सप्लेन नहीं करता था, बहुत क्लीशे स्टेटमेंट थी ये मेरे लिए। लेकिन MBBS में आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट थिंग, और वो बेसिकली यही है कि जब आप डेली 2-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका एक बहुत ज़्यादा स्टेमिना डेवलप हो जाता है। अब लेट्स सपोज आप 30 डेज 2-10 क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं इन वन सिटिंग, आपका एग्जाम लेट्स सपोज 9 बजे से 12 बजे 3 घंटे का एग्जाम है, और आपने डेली उस एग्ज़ाम से 30 डेज बिफोर हैंड आपने 9 बजे से 12 बजे 3 घंटे 2-10 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं डेली बेसिस पे। तो अब एग्ज़ाम डे पे अगर क्वेश्चन या एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी आ गया ना, तो वो सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो बल्कि 1,50,000 एंड 1,80,000 सब स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट है। लेकिन आप एक ऐसा स्टेमिना डेवलप होगा कि आप उन क्वेश्चन को टैकल कर सकेंगे। आपकी ना कुछ क्वेश्चन जैसे ऐसे होंगे कि आप फर्स्ट टाइम उनको देख रहे होंगे, तो आप ना लॉजिकल रीजनिंग बहुत अच्छी अप्लाई कर सकेंगे उन क्वेश्चंस के ऊपर, और बेसिकली यही रिफ्लेक्सेस होते हैं। और आप इनको स्ट्रॉन्ग इसी तरह कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस करें एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा पहले, और इकट्ठे 2-10 क्वेश्चंस इन वन सिटिंग आप इसकी प्रैक्टिस करें तो आपकी ये रिफ्लेक्सेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम एग्जाम डे टिप्स और प्रिपरेशन जो आपकी एग्जाम से 1-2 दिन पहले होनी चाहिए। और इसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी स्लीप एग्जाम से पहले बहुत अच्छी होनी चाहिए। मैं इस पर ज़्यादा एम्फसाइज नहीं कर सकता, इस पर रिसर्च पब्लिश हो चुकी हैं, पूरी डिटेल्ड स्टडी हो चुकी है। इवन MBBS में आके भी हम इस पर बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं कि REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है आपकी, अगर आपकी ये कंप्लीट होगी तो आप इन द बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज़ होगी ऑन योर एग्जाम। जस्ट कीप इन माइंड कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो उसका आपने FSC की फर्स्ट ईयर में पढ़े हों, सेकेंड ईयर में पढ़े हों, MCAT की प्रिपरेशन में पढ़े हों,
ये नहीं हो सकता कि आपने एग्ज़ाम से पहले एक टॉपिक आपने रिवाइज़ नहीं किया तो उसमें से क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम डे में आपकी ये कैपेबिलिटीज़ जज हो रही हैं कि आपके न्यूरोनल सर्किट्स बने होते हैं ब्रेन में। लेट्स सपोज आपने क्वेश्चन पढ़ा, फटाफट आपके ब्रेन में न्यूरॉन की सिग्नलिंग होती है कि ये क्वेश्चन आपने किस टाइम पढ़ा था, एफएससी की फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में पढ़ा था, ये बुक में किस पेज पे लिखा हुआ है। ये फटाफट जो मेमोरी रिकॉल हो रहा था ना, आपको एकदम बुक की वो पेज याद आ जाता है कि यही वहाँ पर लिखा हुआ एग्जैक्ट क्वेश्चन। ये जो सिस्टम है, ये जो प्रोसेस है, ये फास्टेस्ट तब हो सकता है कि आपकी स्लीप बहुत अच्छी कंप्लीट हुई हो। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट नहीं कंप्लीट कर पाते स्लीप, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी होती है उनको। फिर जब एग्ज़ाम से एक दिन पहले आपको आपके रिलेटिव्स की फ़ोन आने लग जाते हैं कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, आप वो काफ़ी ज़्यादा एंशियस हो जाते हैं। तो ये चीज़ें ना काफ़ी ज़्यादा ना आपकी स्लीप को डिस्टर्ब करती है एग्ज़ाम से पहले। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आपने जब 3 दिन पहले बुक्स अपनी प्रिपरेशन ख़त्म कर दी है, आप 2 दिन फोकस करें अपनी स्लीप के ऊपर, अपने स्लीप पैटर्न को बेहतर करें। आप ट्राई करें कि अगर 9 बजे से 12 बजे के दरमियान आपका एग्ज़ाम है तो आप 2 दिन पहले 9 बजे से 12 बजे के दरमियान उठे हुए हों, एक्टिव हों। अगर आप कैफ़ीन लेते हैं, टी पीते हैं या कॉफ़ी, तो आप वो लाजमी उन दिनों में पिएं ताकि आपके एक ब्रेन की ना कंडीशनिंग हो जाए एग्ज़ाम डे के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट एम्फसाइज दिस इनफ। एंड द सेकंड टिप ये कि आपको ना एग्जामिनर की साइकोलॉजी को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो वो ये कि एग्जामिनर आपको किस तरह जज कर रहा है। जो लोग क्वेश्चन ये पेपर बना रहे हैं उनको पता है कि 1.5 लाख या 2 लाख बच्चों ने अपेयर होना है, तो वो किस तरह जज करेंगे कि ये 3000 स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को सबसे टॉप पे इनके मार्क्स होंगे और ये मेडिकल कॉलेजेस में जाएंगे। तो जब यू टेक योर सेल्फ इन टू द शू ऑफ द एग्जामिनर, तो आपको पता लगेगा कि कुछ टेक्निक्स हैं जिसकी बेस पे वो आपको जज करते हैं। और वो ये है कि लेट्स सपोज बायोलॉजी का क्वेश्चन आप सबसे पहले अटैम्प्ट करते हैं पोर्शन, तो बायोलॉजी के जो पहले 4-5 क्वेश्चन होंगे ना, वो डिफ़िकल्ट होंगे और वो सब के लिए डिफ़िकल्ट होंगे। और यही उनका क्राइटेरिया होता है जज करने का कि वो ना आपकी नर्व्स को चेक करते हैं। आपको जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होते हैं ना, वो सबसे पहले दिखाते हैं। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये फार्मूला होता है कि सबसे पहले बायोलॉजी सॉल्व करेंगे क्योंकि बायोलॉजी ईजी होती है। लेकिन ना उनको पता है कि मोस्टली स्टूडेंट बायोलॉजी सॉल्व करेंगे पहले, तो वो ना स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रख देते हैं। लाइक इफ़ आई रिकॉल माई सेल्फ, जो मैंने जब MD दिया था तो मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि नर्व पोटेंशियल का जो ग्राफ एक FSC की बुक में बना हुआ है, तो उसमें डीपोलराइजेशन पूरा ग्राफ है। तो उस तरह के क्वेश्चन नहीं आते होते थे, लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन ही वो था। और उसमें डीपोलराइजेशन की जगह पर उन्होंने एक्स लिखा हुआ था और पूछा हुआ था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स या व्हाट इज़ एक्स। तो आपको सिलेक्ट करना था कि ये डीपोलराइजेशन है। बायोलॉजी सेकेंड ईयर में ना नर्व पोटेंशियल वाले चैप्टर में ये लिखा हुआ है। तो बाद में मैंने ये पूरा टॉपिक डिटेल में MBBS में पढ़ा है और मुझे अब याद आता है कि उन्होंने किस तरह बच्चों की मतलब साइकोलॉजी को जज किया था। सेकंड क्वेश्चन लेट्स सपोज वो दे सकते हैं कि जब मैंने देखा था कि पेप्सिन की PH2 है, बुक में सिंपल वर्ड लिखा हुआ है, लेकिन वो आपको ग्राफ बना के देंगे। ग्राफ में वो pH के एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे pH लिखी होगी, वाई एक्सिस पे डिफरेंट कोई पैरामीटर दिया होगा और 2 के ऊपर उन्होंने ग्राफ बनाया होगा, 3, 4 पे भी बनाया होगा और वो आपको ऑप्शन देंगे कि सिलेक्ट करेंगे। अब आपको पता है कि पेप्सिन की PH2 है, पेप्सिन 2 pH पे वर्क करता है, लेकिन वो आपसे डायरेक्ट ये नहीं पूछ रहे कि पेप्सिन की PH2 क्या, वो आपसे ग्राफ के थ्रू पूछ रहे हैं। तो इस तरह ना वो आपको जज करेंगे और इस तरह के क्वेश्चन हर पोर्शन में होंगे। आई थिंक अब जो PMC ने बताया कि 20% क्वेश्चन इस तरह के होंगे, तो आप अंडरस्टैंड कर लें 68 का 20% जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ओवरऑल सारे सब्जेक्ट्स में 40 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इस तरह के इस टाइप के होंगे। तो ये आपने ना मेंटली प्रिपेयर होकर जाना कि इस टाइप के क्वेश्चन आपने ऑन द एग्जाम डे अटैम्प्ट करने हैं और इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल स्टार्ट में ही होते हैं। और इसमें जब क्वेश्चन ये बच्चे स्टार्ट में ही देखते हैं, उनको क्वेश्चन नहीं आते, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्करेज हो जाते हैं, उनका जो पूरा कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। तो इट्स लाइक कि वो पहले 5-10 मिनट के अंदर ही एक स्टूडेंट को ना बिल्कुल फेल कर देते हैं वो, क्योंकि वो उसकी पूरी जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो चुका है। जब कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है ना, तो काफ़ी ज़्यादा आपका ना एग्ज़ाम पूरा ख़राब हो जाता है। आपने ये बिल्कुल नहीं होने देना, आपने मेंटली पहले प्रिपेयर होकर जाना है कि स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरह डिफिकल्ट होंगे, आपने उनको टैकल करना है। ये जो टेक्निक ऑफ जजिंग स्टूडेंट्स है ना, ये बेसिकली हर एग्जाम में अप्लाई होती है। लेट्स सपोज आप CSS की एग्जाम्पल ले लें, तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि CSS में वो क्वेश्चन बच्चों से पूछते हैं कि ये वॉर किस सन में हुई थी, या इस कंट्री का जो कैपिटल है वो कौन सा है। बड़े पेक्यूलियर से, अनकॉमन, रेयर से क्वेश्चन वो पूछते हैं स्टूडेंट से, आपने देखा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट कहते हैं कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट एग्जाम है, लेकिन इन रियलिटी वो क्वेश्चंस ना हर किसी से पूछते हैं और वो 4-5 क्वेश्चन होते हैं, वो बेसिकली आपका कॉन्फिडेंस जज कर रहे हैं। वो स्टार्टिंग में इस तरह के बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं जिससे इंसान का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उसको नहीं आता, फिर उसका सारा इंटरव्यू जो है ना वो ख़राब होता है। सो यही फार्मूला वो MDCAT में भी अप्लाई करते हैं। एंड इवन कि जब मैंने MDCAT क्लियर करके मैं जब MBBS में आया, तो हमारा MDCAT ने UHS ने कंडक्ट किया था और हमारे प्रॉफ्स भी MBBS के 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th UHS ही कंडक्ट करते हैं।
तो एक दफ़ा मेरी एग्जामिनर से भी बात हुई थी UHS में, वो पढ़ाते थे किसी कॉलेज में, तो उन्होंने भी यही बताया था कि ये एक ना इसको एक फार्मूला कहते हैं, एक टेक्निक होता है ये स्टूडेंट की साइकोलॉजी को जज करने का, जो कि MBBS के एग्जाम्स में भी ऐसे ही होता है। हमारे एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी जो उनसे भी पेपर्स होते हैं, उनमें जो फर्स्ट के 4-5 क्वेश्चन होते हैं ना, वो हमेशा डिफिकल्ट है ना पूरे पेपर में। लेकिन जो स्टूडेंट वो पहले ही क्वेश्चन नहीं आते, उसको वो देख के काफ़ी ज़्यादा डिसहार्टेड हो जाता है, उसका स्टेमिना और उसका कॉन्फिडेंस बहुत डाउन हो जाता है, फिर वो अगले भी क्वेश्चंस ना गलत करता है। और आपने ना इस टैक्टिक से बचना है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है और आपने ना इसको ठीक तरह डील करना है। सेम वे इफ आई टॉक अबाउट फिजिक्स का पोर्शन, उसमें हो सकता है कि पहले 4-5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हों और आप उनको सोल्व करने में आपको ऑब्वियसली टाइम लगे, और आपने सोचा होता है कि आपने एक क्वेश्चन 1 मिनट में अटैम्प्ट करना है, लेकिन वो क्वेश्चन ना मोस्टली 2-3 मिनट्स रिक्वायर करते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं एग्जाम में और आप फटाफट उनको, आपको नहीं आया, आप ना काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड होते हैं कि अब मैं क्या करूँ, 1 मिनट अब हो गया, ये क्वेश्चन मैंने टिक नहीं किया। मैं आपको बताता हूँ कि आपने प्रॉपर तरीके से एग्जाम को सॉल्व किस तरह करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी से डिसाइड कर लें कि आपने सबसे पहले बायोलॉजी को सॉल्व करना है, केमिस्ट्री को, फिजिक्स को, इंग्लिश को पहले से डिसाइड कर लें, और यही पैटर्न अपनी MTCAT की प्रिपरेशन में भी जिधर भी आप प्रिपरेशन करें आप उसको फॉलो करें और आप एग्जाम डे भी फॉलो करें, इसको शिफ्ट ना करें। सेकंड ये कि लेट्स सपोज आपने बायोलॉजी फर्स्ट में सॉल्व करें, तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी के फर्स्ट 5-6 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे और आपने उनको एंड में अटैम्प्ट करना है। आपने देखें लेट्स सपोज बायोलॉजी का पेपर आपने स्टार्ट किया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, इजी था या डिफिकल्ट था, जो भी था इजी था आपने टिक कर दिया, डिफिकल्ट था आपने उसको पढ़ के छोड़ दिया, सेकंड पे आ गए, सेकंड भी डिफिकल्ट है आप थर्ड पे आ गए, थर्ड भी डिफिकल्ट है फोर्थ पे आ गए, फोर्थ भी डिफिकल्ट है फिफ्थ पे आ गए, फिफ्थ भी इवन डिफिकल्ट है तो सिक्स्थ ईजी होगा। आपने ना ये जो 5 क्वेश्चन है उनको सॉल्व नहीं करना, आपने ना उनको एंड के लिए छोड़ देना है। 6 आएंगे, 6 ईजी होगा, लेकिन ना 6 क्वेश्चन पे आते हुए ना आप इतना मेंटली प्रिपेयर होंगे, 6 क्वेश्चन है ईजी है और आपको आता है। लेट्स सपोज के स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन वो डीपोलराइजेशन ग्राफ वाला आ गया, उसमें उन्होंने पूछा हुआ एक ग्राफ बना के, उन्होंने जहाँ रीपोलराइजेशन होता है उधर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ और पूछा हुआ कि व्हाट इज़ दिस, और आपको नहीं पता। लेट्स सपोज आप सेकंड क्वेश्चन पे आ गए, सेकंड क्वेश्चन पे उन्होंने ECG का ग्राफ बनाया हुआ, ये फर्स्ट ईयर में आई थिंक है, उसमें P, QRS एंड T इंटरवल है, उसमें उन्होंने QRS के आगे ना क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है कि इसमें क्या टाइम इंटरवल है, तो वो बुक में टाइम इंटरवल लिखा हुआ आई थिंक 0.2 सेकेंड है, तो वो 0.2, 0.4, 0.6, 0. ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि ये बुक की लाइन्स नहीं है और ये ग्राफ से उन्होंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं। आपको नहीं पता, आप थर्ड क्वेश्चन पे आ गए, थर्ड क्वेश्चन पे उन्होंने एक क्वेश्चन लेट्स सपोज दिया हुआ कि ओवुलेशन किस डे पे होती है, सो ओवुलेशन की भी एग्जैक्ट डे बुक में नहीं लिखी हुई, ये ग्राफ बना हुआ है बुक के अंदर, उसमें लिखा हुआ है कि 14 डे के ऊपर होती है, उन्होंने ऑप्शन में 13, 14, 15, 16 दिया हुआ है, आपको अब एग्जैक्टली कंफर्म ही है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। फोर्थ क्वेश्चन पे उन्होंने लेट्स सपोज पेप्सिन का ग्राफ बनाया हुआ है और वो पूछ रहे हैं कि पेप्सिन कौन से ग्राफ करेक्ट है पेप्सिन के लिए, तो आप लेट्स सपोज आपको वो भी कंश्योर नहीं है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि पैराथायरॉइडिज्म की एक्सेस हो गया तो ब्लड में कौन से जो केमिकल हैं वो ज़्यादा होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पैराथायरॉइडिज्म एक्सेस होने से कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, ये बुक में लिखा हुआ है, कॉमन है। लेकिन क्या होगा कि आपने जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन देखे डिफिकल्ट है, आप इस पर भी 6 क्वेश्चन भी सोचने लग जाएंगे कि ये वाकई कैल्शियम ज़्यादा होगा या कुछ और होगा, उसमें वो काफ़ी ट्रिकी ऑप्शन दे देते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सो बेसिकली उन्होंने आपको दे टेक यू पहले 5 मिनट के अंदर ही उन्होंने आपका सारा स्टेमिना मोराल आपका डाउन कर दिया और आप अब सिंपल क्वेश्चन के ऊपर भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट्स सपोज वो ये दे देते हैं कि हाइपोथैलेमस के से कौन सा हार्मोन रिलीज़ होते हैं, सीक्रेट होते हैं, आप उस पर भी सोच रहे हैं। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि आपको क्रेटिनिज्म अडल्ट में होती है चिल्ड्रन में, सिंपल क्वेश्चन है कि चिल्ड्रन में होती है, लेकिन आप इस पर सोच रहे होंगे कि हो सकता है अडल्ट में भी होती हो, तो आप ना बेसिकली आप कन्फ्यूज़ हो गए आप पूरे एग्जाम में, तो आपने ना इस गलती से बचना। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को मैंने देखा वो ये गलती करते हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है, तो आपने बिल्कुल इस गलती से बचना। आपने पहले से ही प्रिपेयर होकर जाना है कि बायोलॉजी के पहले 5 क्वेश्चन टफ होंगे, उसके बाद बाकी सारे ईजी होंगे। इसी तरह फिजिक्स के भी हो सकते हैं पहले 5 क्वेश्चन टफ हों, बाकी ईजी हों, केमिस्ट्री के भी, इंग्लिश के भी। सो आप मेंटली प्रिपेयर होकर जाएंगे। लेट्स सपोज बायोलॉजी का आपने स्टार्ट किया, पहले 5 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए हैं, लेट्स सपोज बाकी सारे आपने अटैम्प्ट कर लिए, तो आप देखेंगे कि 68 क्वेश्चन है आपके पास, 68 मिनट है, तो आपने 40 या 45 मिनट में बाकी सारे क्वेश्चंस कर लिए होंगे, तो आपके पास टाइम होगा बाद में आप आके ना वो बाकी जो क्वेश्चन आपने छोड़े होंगे आप उनको दोबारा अटैम्प्ट करें। सेम है फिजिक्स के भी, लेट्स सपोज आपने 5-6 क्वेश्चंस जो डिफिकल्ट थे आपने उनको पढ़ा, आपको नहीं समझ आई, आपने छोड़ के आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, उनको आप सबको सॉल्व कर लिया आपने, आप फिर दोबारा उन क्वेश्चन को जाकर सॉल्व कर लें। आप ऐसा मत सोचेंगे 1 मिनट अगर एक क्वेश्चन पे हो गया तो अब मेरे पास टाइम नहीं बचेगा, मैं इसको अटैम्प्ट नहीं कर पाऊँगा, तो आप फटाफट कोई भी ऑप्शन लगा लें, इस तरह ना करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो
विद इन 10 सेकेंड 12 सेकेंड सॉल्व हो जाता है। वो टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपको बिल्कुल उनका पता होता है। आपको पता है कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, बुक में सिंपल लिखा हुआ है, आपको ये फॉर्मूला याद होगा, क्वेश्चन में इस तरह के फॉर्मूले आते हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन देखेंगे आप फ़ौरन विद इन 10 सेकेंड आप उसको सॉल्व कर लेंगे, तो आपने 50 सेकेंड सेव कर लिए हैं। तो इस तरह ना थोड़ी टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन आप क्वेश्चंस के लिए करें जो डिफ़िकल्ट है। सो अकॉर्डिंग टू PMC, मैंने अभी उनकी वेबसाइट चेक करा था कि 40 क्वेश्चंस टोटल जो है 210 में से, क्योंकि 210 का 20% आई थिंक 40 क्वेश्चंस बनते, तो वो डिफ़िकल्ट होंगे। तो आपने ना ये सोच के जाना है कि आखिरी जो 40 मिनट्स होंगे ना एग्जाम के, आपने उसमें वो आखिरी 40 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपने पहले नहीं करने। अगर आपको पहले आपने अगर सॉल्व कर लिया, आपकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हुए तो आपने मेंटली प्रिपेयर होकर जाना है। और एग्ज़ाम के पहले 1 घंटे में बिल्कुल ये ना आप सोचने लग जाएंगे कि एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट है। काफ़ी क्वेश्चन जैसे होते हैं जो डिफिकल्ट होते हैं, और आपने उस दिन एग्ज़ाम डे में बैठे हुए सोच रहे थे एग्ज़ाम बहुत डिफिकल्ट आ गया, आप ना काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज हो जाते हैं। आपने बिल्कुल ऐसा नहीं होना। अनदर टेक्टिक जो मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा कि जज किया जाता है वो ये कि काफ़ी ज़्यादा ना क्वेश्चंस की बहुत लंबी स्टेटमेंट्स होती हैं, और बीइंग FSE हमें ना काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टेटमेंट के क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की आदत नहीं होती। तो उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जब काफ़ी लंबा क्वेश्चन आ गया ना, तो उसकी ना लास्ट लाइन को सबसे पहले पढ़ें। लाइक लेट्स सपोज काफ़ी ज़्यादा पैसे होता है कि वो आपका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं काफ़ी ज़्यादा लंबा क्वेश्चन दे के। मुझे इवन याद है MD-CAT में 5-6 टाइम के क्वेश्चन होते थे, और इस तरह क्वेश्चन MBBS में भी आते हैं। लेकिन अब MBBS में तो हम काफ़ी ज़्यादा यूज टू हो गए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह अटैम्प्ट करना, लेकिन FSC में हम बिल्कुल नहीं ऐसे होते। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन अगर लेट्स सपोज बहुत ज़्यादा लंबे लाइन्स के है ना, तो ट्राई करेंगे उसकी लास्ट लाइन सबसे पहले पढ़ें। और काफ़ी ज़्यादा ऐसा होता है कि लास्ट लाइन में ही क्वेश्चन होता है, पहले बस उन्होंने एक सिनेरियो दिया होता है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए, आपको टाइम वेस्ट करने के लिए सिंपली। तो ये टेक्निक को भी आप माइंड में रखें बिल्कुल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ जनरल माइंडसेट एंड रिकमेंडेड अप्रोच टुवर्ड्स MD-CAT, जो सा CBT होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। पाकिस्तान में तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, लेकिन USA UK में तो हमेशा से होता आ रहा है। वहाँ पर स्टूडेंट्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की प्रिपरेशन इस तरह करते हैं कि प्रिपरेशन के 3 फेजेस होते हैं। फर्स्ट फेज ये होता है कि आपको कंटेंट आना चाहिए, जो आपकी बुक्स में लिखा हुआ है आपको पता होना चाहिए वो क्या लिखा हुआ है, आपको याद हो। सेकंड ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। और थर्ड ये होता है कि आपकी जो प्रैक्टिस हो वो बहुत क्वालिटी प्रैक्टिस हो। काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग बहुत स्टूपिड से क्वेश्चन जोन से अनरिलेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी वाले होते हैं, हम उनको सॉल्व करते हैं। लेट्स सपोज के MD-CAT का मैं एग्जांपल देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा MBBS के स्टूडेंट्स को इंजीनियरिंग के फिज़िक्स से क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, बस वो डिफ़िकल्ट होते हैं, और MD-CAT के स्टूडेंट्स समझते हैं कि ये हमें आने चाहिए, लेकिन ये बहुत रॉन्ग है। आपको क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जो वाकई जिस तरह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में अपेयर हों, बस कोई भी रैंडम क्वेश्चन ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जो PMC है, पूरी दुनिया में ऐसा होता है कि जैसे मैंने AAMC की एग्जांपल ली, उनका एक क्वेश्चन पोर्टल है UWorld के नाम से ना, एक क्वेश्चन बैंक है उनका, उसमें आई थिंक 3500 to 4000 क्वेश्चन हैं जो उनसे प्रैक्टिस के लिए होते हैं। वो सब स्टूडेंट्स ने AAMC को ही अपना एग्ज़ाम देना होता है, वो AAMC का ही UWorld है, उन्हीं के क्वेश्चन बैंक पे वो प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद वो एग्ज़ाम दे देते हैं, और उनकी एक बुक्स होती हैं वो जो पढ़ते हैं। अब हमारे पाकिस्तान में डेफिशिएंसी ये है कि यहाँ पर वो PMC का कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है। उन्होंने बस एक टेस्ट देना आपको कि आप ये एक प्रैक्टिस टेस्ट है, ये एक मॉक टेस्ट है, मैं आपको बताऊंगा आपने उसको किस तरह अप्रोच करना है, लेकिन इनका कोई क्वेश्चन बैंक नहीं है, कोई 3500 या 4000 क्वेश्चंस नहीं है कि आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो स्टूडेंट से करते हैं, कोई किसी अकेडमी में जाके प्रिपरेशन कर रहा है, कोई किसी अकेडमी में जा रहा है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन आई नो कि काफ़ी ना बैड सीन हो रहे हैं यहाँ पर, जिससे काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स पे बर्डन पड़ रहा है। आप खुद इमेजिन करें कि 1,80,000 स्टूडेंट्स ने MD-CAT देना है, सब अकेडमीज़ में जा रहे हैं। आई थिंक हर अकेडमी 35,000 to 4,000 चार्ज करिए, फजूल में इतने ज़्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं। और इसको आप बहुत सिंपल सोल्यूशन ये था कि कोई क्वेश्चन बैंक होता PMC की तरफ से, जिसमें 3500 to 4000 क्वेश्चन होते, आप सब बुक्स पढ़ते, उसके बाद आप उनकी वेबसाइट पे जाके वो क्वेश्चन बैंक लेट्स कुछ बाय भी कर लेते, इतना महंगा नहीं होता वो, आप बाय करते, आप वो 3500 4000 क्वेश्चन सॉल्व करते, आपकी प्रिपरेशन हो जाती, आप जाके PMC का जो MD-CAT है वो अपेयर करते हैं एंड यू आर डन। ये अननेसेसरी थोड़ा बर्डन पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के ऊपर है, लेकिन USA UK में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पर सिंपल बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, जो AAMC है उनके वेबसाइट से UWorld बाय करते हैं, उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जाके एग्ज़ाम दे देते हैं एंड दे आर डन। सो थोड़ा सा आपको सफ़र करना पड़ेगा इस सिचुएशन में, और आप जो भी अकेडमी जा रहे हैं फॉर योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप ट्राई करेंगे जो क्वेश्चंस ले रहे हैं वो वाकई ही बुक से हों और रियलिस्टिक क्वेश्चंस हों, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी वाले क्वेश्चंस ना हों जिसको आप बस सॉल्व करके अपने आप को अनड्यू प्रेशर में लेके आ रहे हैं कि पता नहीं एग्ज़ाम में किस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे। ऐसा नहीं होता। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको लाजमी प्रैक्टिस करनी चाहिए, और वो आपको देखना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। आपको जिस भी अकेडमी में आप पढ़ रहे हैं, दूसरी अकेडमी में किस तरह के प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, ट्राई करेंगे अपने फ्रेंड्स बनाएं,
जो डिफरेंट अकेडमीज़ हैं, और आप ट्राई करें कि आप जनरल नॉलेज के क्वेश्चन लाजमी दूसरे के साथ शेयर करें। नेक्स्ट आई वांट टू से कि जो मॉक टेस्ट है जो पीएमसी ने देना है, आपका जो MD-CAT होना है ना एनुअल, वो सबसे ज़्यादा मिलता जुलता आपके मॉक टेस्ट से होगा जो पीएमसी का होगा। तो आपने ना मॉक टेस्ट को एज एन असेसमेंट टूल यूज़ करना है, एज ए प्रिपरेशन टूल बिल्कुल यूज़ नहीं करना। आपने देखें बुक्स पढ़ी, आपने अकेडमी में जाके टेस्ट की प्रिपरेशन की, आपने सब स्टडी की, उसके बाद जब मॉक टेस्ट आएगा ना, आपने जब मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है ना, आपने ट्राई करना है कि आप एक डे डिसाइड करें। आप इमेजिन करें कि आपका MD-CAT इस दिन हो रहा है, उस दिन आप 9 बजे से या 12 बजे जो भी आपका टाइम है, उस टाइम पे आप बैठ जाएं कंप्यूटर के सामने, मॉक टेस्ट खोलें, टाइमर लगाएं साइड पे और उसको सॉल्व करें। और उससे ना आपकी बड़ी अच्छी असेसमेंट होगी, आपको रियलिस्टिक पॉइंट मिलेगा कि आपके रियल MD-CAT में कितने मार्क्स आएंगे। उससे फिर आपकी जो भी डेफिशिएंसीज होगी आप ट्राई करें कि आप उन पॉइंट्स को ना कवर करें। मैं दोबारा रिपीट करूँ कि मॉक टेस्ट को ईजी ना लें। जैसे ही मॉक टेस्ट आए सब ऐसे बैठ के क्वेश्चन ना पढ़ने लग जाएंगे, अच्छा ये क्वेश्चन ये है, बुक से टैली करें, इस तरह ना करें, उसको एज एन असेसमेंट टूल लें। बाहर के कंट्रीज़ में भी USA अमेरिकन वाले इसी तरह करते हैं बिल्कुल। AAMC जब उनके भी मॉक टेस्ट होते हैं बिल्कुल इसी तरह के, और वो मॉक टेस्ट को एज एन असेसमेंट टूल लेते हैं, और उनका जो रियल एग्जाम होता है ना वो मॉक टेस्ट से बहुत मिलता जुलता होता है। सो PMC भी बिल्कुल उनके इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको मॉक टेस्ट आई थिंक देंगे जितने भी हों, आपने उसको एज एन असेसमेंट टूल यूज़ करना है। And I think that pretty much wrap up this video. So at the end, I quickly want to say it is just a phase of your life, not your whole life. Remember that कि काफ़ी स्ट्रेस वाला फेज़ होता है, स्ट्रगल आप कर रहे होते हैं, अनसर्टेनिटी होती है कि एडमिशन होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। बट आई जस्ट वांट टू से कि वंस यू गेट इनटू अ मेडिकल कॉलेज, लाइफ इज़ वेरी गुड आउट देयर। आप ये सारी स्ट्रगल, ये स्ट्रेस सब कुछ आप भूल जाते हैं, सब कुछ कंपनसेट हो जाता है। सो जस्ट कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल, एंड आई विश ऑल ऑफ यू very good luck on your MD-CAT exam. If you find this video useful, do share it with your friends. If you have any other question, comment down below on this video. I will try to respond. And subscribe to the channel if you want to see more content like this. I'm a final year medical student and I'm going to be a junior doctor very soon, and I make content on MBBS and life in medicine in general. See you on the other side. Bye bye.